मेरा नाम सारा है। मेरी उम्र 20 साल है। कद 5 फीट 2 इंच और मैं खुद को हमेशा खूबसूरत महसूस करती हूँ। मेरा चेहरा फूलों की तरह ताज़ा है। आंखों में एक खास सी मस्ती है। गाल भरे भरे और होंठ रसीले जैसे रस घोल दिया हो। ये सब कुछ हमेशा मेरे इर्द गिर्द लोगों की तवज्जो का मरकज रहा, लेकिन इस वक्त की बात कुछ और थी। जब मैं 16 साल की थी और मैट्रिक के इम्तिहान सर पर थे, इस उम्र में हर चीज एक अलग ही शिद्दत से महसूस होती है। मैं पढ़ाई में औसत थी, ना बहुत कमजोर और ना ही कोई गैर मामूली ज़हीन। इम्तिहान की तैयारी के लिए मुझे रहनुमाई की जरूरत थी। मेरी खाला का बेटा बिलाल, जो मैट्रिक कर चुका था, हमारे घर के करीब ही रहता था। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी, बिलाल से कह दें कि वो मुझे पढ़ा दिया करे। इस तरह मुझे दूर कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और वक्त भी बचेगा। अम्मी ने फौरन इस बात को संजीदगी से लिया और उसी दिन बिलाल से बात कराएं। शाम को इन्होंने मुझे बताया, बिलाल हर शाम 7 से 9 बजे तुम्हें पढ़ाने आएगा। इस दिन मैंने जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए और किताबें लेकर ड्राइंग रूम में बैठ गई। घड़ी ने 7 बजाए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। बिलाल अंदर आया। इसकी उम्र 21 साल के लगभग थी। 6 फीट के करीब कद, मजबूत जिस्म, कलीन शेव और गोरा रंग। इसकी शख्सियत में एक अजीब सा एतमाद और कशिश थी। सलाम दुआ के बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो मेरी शागिर्द पढ़ाई के लिए तैयार है। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जी। बिलाल ने किताब उठाकर इसके औराक पलटे और फिर पूछा, किस सबजीकट में खुद को ज्यादा कमजोर समझती हो? मैंने नजरें झुकाते हुए कहा, मैथ और इंग्लिश में। मैं थोड़ा सिमट कर बैठी थी, बात करते हुए झिझक रही थी। बिलाल ने किताब मेज पर रखते हुए मेरी तरफ देखा और नरम लहजे में कहा, अगर उसी तरह घबराओगी तो जो कुछ पढ़ाऊंगा वो याद नहीं रहेगा। डरने या झिझकने की जरूरत नहीं। हम दोस्ताना माहौल में पढ़ेंगे, जो सीखोगी वो याद भी रहेगा। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, जी बेहतर। इस दिन पढ़ाई तो खास ना हुई, लेकिन बिलाल ने अपनी बातों और हंसी मजाक से मेरी झिझक दूर कर दी। मैं भी अब काफी पुरितमाद महसूस कर रही थी और इसके चटकलों का जवाब भरपूर अंदाज में दे रही थी। मेरा चंचलपन जाग उठा था। बिलाल ने थोड़ी सी मैथ की मश्क करवाई और कहा कि कल से इंग्लिश शुरू करेंगे। जब वो जाने लगा तो अम्मी ने उसे चाय के लिए रोक लिया। चाय और मुख्तसर सी गपशप के बाद उसने कहा, कल शाम 7 बजे आऊंगा, तैयार रहना। अगले 2 हफ्ते उसी तरह गुजरे। बिलाल वक्त का बहुत पाबंद था, हमेशा वक्त पर आता और वक्त पर ही चला जाता। इसकी शख्सियत में एक जाज़बीत थी। इसका पढ़ाने का अंदाज लाजवाब था। आहिस्ता आहिस्ता में उसकी गरुयदा होती गई और इससे मेरी दोस्ती भी बढ़ती गई। उसके साथ गुजरने वाले लम्हात मेरे लिए खास और यादगार बन गए थे। इस दिन बिलाल मुझे मैथ की मश्क करवा रहे थे कि अम्मी चाय ले आएं। इन्होंने चाय मेज पर रखते हुए कहा, चाय पहले पी लेना, और वापस किचन में चली गईं। मश्क खत्म हुई तो मैंने चाय की प्याली उठाकर बिलाल को देना चाही, लेकिन जाने क्यों मेरा हाथ कांप गया और पूरी चाय बिलाल के ऊपर गिर गई। उनकी पतलून और शर्ट भीग गई। मेरे तो औसान खता हो गए। मैं घबरा कर दौड़ती हुई तौलिया उठा लाई और बार बार सूरी कहती हुई उनकी शर्ट को तौलिए से खुश्क करने की कोशिश करने लगी। आप जले तो नहीं? मैंने तौलिया रगड़ते हुए घबराई हुई आवाज में पूछा। बिलाल ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चाय से तो नहीं जला, लेकिन अब तुम जरूर जला डालोगी तौलिया रगड़ रगड़ कर। मैं उनके इस जुमले को समझ ना सकी और उसी तरह तौलिए से उनकी शर्ट को खुश्क करने में लगी रही। शायद मैं कुछ देर और ये सब करती रहती, लेकिन बिलाल ने आहिस्तगी से मेरे दोनों कंधों को थाम कर मुझे खड़ा किया और कहा, बस करो पगली, सब कुछ ठीक है। तुम खौमखुआ परेशान हो रही हो। उनकी शफकत और नरमी देखकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। जब बिलाल ने मुझे रोते देखा तो इन्होंने मुझे अपने सीने से लगाकर मेरे माथे पर बोसा दिया और कहा, अरे पगली, रोती क्यों हो? तुमने जानबूझकर थोड़ी चाय गिराई है, ये तो हादसाती तौर पर हुआ। उनके इस अंदाज पर मुझे हौसला मिला।
मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, जानती हूँ कि हादसा हुआ है, लेकिन हादसात भी तो किसी ना किसी गलती का नतीजा होते हैं और इस हादसे की गलती मेरी ही थी। बिलाल ने माहौल को हल्का फुल्का बनाने के लिए हंसते हुए कहा, पगली, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि तुम ऐसे हादसात रोज किया करो। उनकी मानी खेज हंसी मेरी समझ से बाहर थी, लेकिन इन्हें हंसते देखकर मैं भी मुस्कुरा दी। बिलाल ने कहा, चलो वापस वहीं से शुरू करते हैं जहां हादसा हुआ था। ये कहते हुए इन्होंने मुझे कहा, जाओ अपनी जगह पे बैठो। मैंने वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर किताब खोलने की कोशिश की, मगर बिलाल ने कहा, आज का काम खत्म, कल देखेंगे। मैं चलता हूँ क्योंकि इस हालत में मैं तुम्हें कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा। बिलाल अपनी किस हालत की बात कर रहे थे ये मैं उस वक्त समझ ना सकी। इस दिन जब मैं रात को बिस्तर पर लेटी तो ये वाकया बार बार मेरे जहन में घूम रहा था। उस वक्त तो सब कुछ मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस था, लेकिन अब इन लम्हों को याद करना थोड़ा डर भी लग रहा था। मुझे पता ही ना चला कि कब नींद ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। इस रात मैंने ख्वाब में बार बार बिलाल को देखा। कभी हम किसी नदी के किनारे बैठे बातें कर रहे होते, कभी किसी पार्क के कोने में बेंच पर, कभी पहाड़ों और सहराओं में घूम रहे होते और कभी समंदर की लहरों से खेल रहे होते। इस रात मैंने और बिलाल ने मिलकर ख्वाबों में पूरी दुनिया की सैर की। सुबह जब आंख खली तो ख्वाब के सारे मनाजिर मेरे जहन में नक्श थे। मैं बिस्तर से उठना ही नहीं चाह रही थी। मैं इन ख्वाबों की दुनिया से निकलना ही नहीं चाहती थी। मुझे इल्म ही नहीं कि ऐसा क्यों था, पर जो भी था बहुत पर लुत्फ था। दूसरी शाम जब बिलाल हमारे घर पहुंचे, मैं अभी नहाकर निकली थी। मेरे बाल अभी गीला थे और उनसे पानी गिरता हुआ महसूस हो रहा था। बिलाल तब तक अंदर आ गया था। मैं तो बिलाल को अपने ख्वाबों में पहले ही बसा चुकी थी, लेकिन इस शाम मुझे लगा जैसे बिलाल के दिल में भी अब कुछ खास चल रहा है। दौराने पढ़ाई मेरे दिल में अजीब अजीब ख्यालात जन्म ले रहे थे। मैं नहीं जानती थी कि मोहब्बत क्या होती है, मगर इतना जरूर था कि बिलाल की मौजूदगी मुझे मदहवश कर रही थी। ये एहसासात मेरे लिए बिल्कुल नए थे। एक अनोखा सा सुरूर था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जब बिलाल मुझे मैथ के एक सवाल की मश्क करवा रहे थे तो हम इकट्ठे बैठे हुए थे। ये सब कुछ इत्तेफाकन हुआ। मेरा कोई इरादा ना था। 9 बजे जब बिलाल जाने के लिए उठे तो मैं भी किताबें समेटने लगी। बिलाल बोले, पगली, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा, लेकिन इस लम्हे तक वो मुझसे दूर जा चुके थे। उनके ये अल्फाज सारी रात मेरे कानों में गूंजते रहे। शायद वाकई खवातीन के बारे में सच ही कहा जाता है कि वो अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती हैं। मैं भी सारी रात उसी ख्याल में रही और खुद को बहुत खास महसूस करती रही। अगले दिन भी बिलाल वक्त पर आ गए। अभी हमारी पढ़ाई शुरू ही हुई थी कि अचानक बिजली चली गई। मैं उठी कि मोमबत्ती जला लाऊं, मगर बिलाल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, बैठ जाओ, हमने कौन सा मोतियों की माला परूनी है। ऐसे ही बैठ कर पढ़ो। थोड़ी देर में बिजली आ जाएगी। मैं भी वहीं बैठ गई और हम इधर इधर की बातें करने लगे। बिलाल ने मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़े रखा। मुझे ये सब अजीब लग रहा था। एक तरफ उनकी मोहब्बत का जादू सर चढ़कर बोल रहा था, दूसरी तरफ एक अनजान सी झिझक और खौफ था जो मुझे रोक रहा था। कमरे में अंधेरा था। हम एक दूसरे के चेहरों के तासुरात नहीं देख सकते थे। हकीकत ये है कि बिलाल ने मेरा हाथ पकड़ा था और मुझे डर नहीं लग रहा था, लेकिन अगर उनकी जगह कोई और होता तो शायद मैं फौरन अपना हाथ छुड़ा लेती। बिलाल के लिए, मगर मैं पहले ही सब कुछ हार चुकी थी। फिर भी दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। इस बेचैनी में मैंने बिलाल का हाथ छोड़ा और टॉयलेट जाने का बहाना बनाया। जैसे ही मैं उठकर चलने लगी, अचानक मेरे कदम डगमगा गए। इस लम्हे बिलाल ने फौरन हाथ बढ़ाकर मुझे संभाल लिया और मैं गिरने से बच गई। मैं बहुत नर्वस हो गई थी, इसलिए जल्दी से टॉयलेट की तरफ भाग गई। वहां जाकर मैंने ठंडे पानी से मुंह पर छींटे मारे ताकि दिल की धड़कन कुछ नॉर्मल हो सके। अभी मैं टॉयलेट में ही थी कि बिजली वापस आ गई। जब मैं ड्राइंग रूम में आई तो बिलाल वहां नहीं थे। मुझे एक पल के लिए परेशानी हुई कि वो बगैर बताए कैसे चले गए।
उसी वक्त अम्मी ड्राइंग रूम में आई और बताया, बिलाल कह रहा था कि इसके सर में दर्द हो रहा है और बिजली भी नहीं है, इसलिए वो घर जा रहा है। मैंने खामोशी से किताबें समेटी और अपने कमरे में आ गई। मेरी सोचों का महवर बस बिलाल ही थे। इन्हीं ख्यालात में खोई रही और सुबह तक बिलाल की याद में मशहूर रही। शाम होने से पहले ही मैं बेचैनी से वक्त के गुजरने का इंतजार करने लगी। दिल में एक अनजानी सी तरफ थी। बस ये जानना चाहती थी कि आज बिलाल कैसा बर्ताव करेंगे। लेकिन वक्त मुकर्ररा पर भी वो नहीं आए। मैं हर लम्हा दरवाजे की तरफ देखती रही, लेकिन मेरा इंतजार ही रहा। जब 8 बज गए और बिलाल ना आए तो मैंने अम्मी से कहा, खैर हो, बिलाल आज क्यों नहीं आया? अम्मी ने बेफिक्री से जवाब दिया, कोई और काम पड़ गया होगा इसलिए नहीं आ सका होगा। मैंने हल्की सी फकरमंदी से कहा, अम्मी कल जब वो गए थे तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। क्या पता अभी तक ठीक ना हुई हो। आप खाला को फोन करके उनका हाल तो पूछें। अम्मी को भी जैसे कुछ याद आया, फौरन खाला को फोन मिलाया। खाला ने बताया कि बिलाल तो कल से सख्त बुखार में तप रहा है। ये सुनकर मेरे दिल में अजीब सी बेकरारी दौड़ गई। दिल चाहा कि अभी जाकर इसका बुखार अपनी जान पर ले लूं, लेकिन मैं बेबस थी। सुबह में अम्मी के साथ खाला के घर गई। वहां जाकर देखा तो वाकई बिलाल बुखार में तपते हुए बिस्तर पर लेटे थे। रस्मी बातचीत के बाद मैं वहीं बैठ गई। खाला और अम्मी अपनी बातों में मगन हो गईं। बिलाल ने एक बार मेरी तरफ देखा, फिर आंखें मौनद लें। इन सब की मौजूदगी में हम कुछ बात भी नहीं कर सकते थे, इसलिए खामोशी छा गई। बातों बातों में खाला ने बताया कि इनकी सहेली की बेटी की शादी है और इन्हें वहां जाना बहुत जरूरी है, लेकिन वो जा नहीं सकती। अम्मी ने पूछा, क्यों नहीं जा सकती? खाला ने जवाब दिया, जिसके साथ जाना था वो तो बिस्तर पर पड़ा है और खालू भी ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सके। अम्मी, जो कि खाला की सहेली को जानती थी, बोली, तुम्हारी सहेली कौन सा दूसरे शहर में रहती हैं? टैक्सी पकड़ो और 2-3 घंटे में वापस आ जाओगी। ये सुनकर मेरे जहन में एक ख्याल आया कि अगर अम्मी और खाला शादी पर चली जाएं तो मुझे बिलाल से अकेले में बात करने का मौका मिल जाएगा। मैंने भी अम्मी की तायद में कहा, खाला अगर आपकी सहेली उसी शहर में रहती है तो जरूर जाएं। बिलाल की फिक्र ना करें। मुझे फिक्र नहीं कर लिया, हालांकि वो जाना नहीं चाहती थी। उनके जाने के बाद मैं और बिलाल घर में अकेले रह गए। कुछ देर तक कमरे में खामोशी छाई रही। बिलाल आंखें मूंदे लेटे रहे। शायद वो इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैं हैरान थी कि बात कहाँ से शुरू करूं। तन्हाई और खामोशी ने माहौल को अजीब सा बना दिया था। अचानक बिलाल ने मेरी तरफ करूट ली और आंखें खोल दें।